ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों के साथ हुई जिन्होंने स्केलर्स एंड वेक्टर्स में हमारा काम आसान किया। स्केलर्स एंड वेक्टर्स में हमारा काम आसान करने का मतलब, हम ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स हैं, आप जानते हैं। एक है एक्स एक्सिस का आई कैप, एक है वाई एक्सिस का जे कैप, और एक है के एक्सिस का जेड एक्सिस का के कैप। ये तीनों वेक्टर्स किसके साथ लगते हैं, क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में जो 2 घंटे का लेक्चर था उसमें हमने डिस्कशन किया। अब उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज कीजिए तो टॉपिक का नाम होगा, उसको मैं लिख रहा हूं अंडरस्टैंडिंग वेक्टर्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वेक्टर्स, बिल्कुल बात ध्यान से समझिए। एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मैंने यहां पे एक वेक्टर बनाया, इस वेक्टर का नाम p वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर का है। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं p वेक्टर इज इक्वल टू 10 आई कैप मीटर्स। बात यहां पे खत्म हो जाती है, क्योंकि क्लास आप जानते हो कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कहां देख रहा है, ये आप अच्छी तरह से जानते। एग्जाम्पल नंबर 2, वही वेक्टर मैंने ऐसा बना दिया, और अभी भी इस p वेक्टर का नाम 10 मीटर्स, इस p वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 मीटर्स का है। तो अब ये p वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी -10 आई कैप मीटर। फर्क देखो, अगर कोई बंदा प्लस एक्स एक्सिस में है तो हमने आई कैप लिया, पर अगर वो बंदा इधर है तो हम लोगों ने माइनस आई कैप लिया, माइनस आई कैप लिया। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, यूनिट वेक्टर प्लस आई कैप और माइनस आई कैप भी हो सकता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स जो हैं, जो यूनिट वेक्टर्स हैं, आ रही आपको बात समझ में, वो यूनिट वेक्टर्स आपको हर तरह की दिशा बताएंगे। प्लस एक्स भी बताएंगे, माइनस एक्स भी बताएंगे, प्लस वाई भी बताएंगे, माइनस वाई में बताएंगे। जैसे प्लस एक्स लिखते हो, प्लस एक्स लिखते हो, वैसे प्लस आई लिखते हो, जैसे माइनस एक्स लिखते हो, माइनस आई लिखते हो। बट सवाल कैसा है क्लास, सवाल कैसा है, ये जो वेक्टर है ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस में है, पर आपको कैसे पता चल रहा है ये वेक्टर एक्स एक्सिस में है? मैं आपको समझाता हूं। अ वेक्टर पैरेलल टू एनी एक्सिस, जैसे कि क्या, जैसे कि क्या, ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए एक्स एक्सिस में है। ये जो वेक्टर है ये माइनस एक्स एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए माइनस एक्स एक्सिस में है। सिंपल सी बात हो जाती है। आप अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो, बचपन में कभी ना कभी आपने इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा। इसको y बोलते हैं, इसको माइनस वाई बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको माइनस x बोलते हैं, बराबर है कि नहीं? तो अगर मैंने कोई वेक्टर बना दिया ऐसे, तो आपको पता है ना ये वेक्टर कहां देख रहा है, आपको पता है कि नहीं? ये वेक्टर उधर ही देख रहा है जहां पे ये एक्सिस देख रही है, इसलिए आप जानते हो कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस में। बहुत अच्छी तरह जानते हो आप ये बात। अगर मैंने यहां बना दिया, आप देख रहे हो ऊपर की तरफ देख रहा है प्लस वाई में है। अगर मैंने यहां बना दिया नीचे की तरफ देख रहा है माइनस वाई में है। अगर मैंने यहां बना दिया इस तरफ देख रहा है माइनस एक्स में है। जैसे ये माइनस एक्स में है, जैसे ये प्लस एक्स में है, ये माइनस एक्स में है। सिंपल सी बात है। पर क्या होगा, पर क्या होगा अगर मैंने एक वेक्टर ऐसे बना दिया? कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे बना दिया, ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है क्लास,
क्या ये वेक्टर एक्स एक्सिस में है? नहीं। क्या ये वेक्टर वाई एक्सिस में है? नहीं। तो ये वेक्टर कौन से एक्सिस में है? माइंड यू, ये वेक्टर जेड एक्सिस में नहीं है। ये वेक्टर जेड एक्सिस में नहीं है। अभी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ। जेड एक्सिस के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम 2D समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2D, 2D का मतलब होता है सिर्फ दो एक्सिस होंगी, एक एक्स होंगी और एक वाई होंगी। मतलब फिलहाल जो मैं आपको समझा रहा हूं वो मैं आपको 2D फ्रेम में समझा रहा हूं। 3D कैसा दिखता है, 2D कैसा दिखता है, अभी बात करेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट, ठीक है। पर अभी हम 2D समझ रहे हैं। अगर आपको पता भी नहीं है कि 2D क्या होता है एंड आपको यह भी नहीं पता कि 3D क्या होता है, उसके बारे में भी चर्चा हमें करनी चाहिए। 2D और 3D के बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी एक सादा वाला पेज कंसीडर कर लो, या आपने एक पेज कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये जो पेज है ये 2D में आता है। ये जो पेज है ये 2D में आता है। कैसे 2D में आता है? इस पेज के पास एक एक्स एक्सिस है, इस पेज के पास एक वाई एक्सिस है। खत्म। इस पेज के पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, खत्म। ये पेज एक 2D कैरेक्टर में आता है। 3D कैरेक्टर में कोई चीज कैसे आएगी? हाउ विल समथिंग कम इनटू अ 3D कैरेक्टर? उसके पास एक एक्स्ट्रा एक्सिस आ जानी चाहिए। अब वो एक एक्स्ट्रा एक्सिस कहां से आती है, हम ये कंसीडर करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखें, ये जो चीज आप देख रहे हो, इस चीज में अगर मैं इसको x पकड़ लू, मैं इसको y पकड़ लू, अब एक और चीज ऐसी है अगर जो आ गया तो 3D कैरेक्टर आ जाएगा, वो है z एक्सिस। और z एक्सिस ना हाइट का रोल प्ले कर सकता है। z एक्सिस हाइट का रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि क्लास x एक्सिस लेंथ का रोल प्ले कर रहा है, y एक्सिस ब्रेथ का रोल प्ले कर रहा है। तो क्या z एक्सिस हाइट का रोल प्ले कर सकता है? हाँ, z एक्सिस किसका रोल प्ले कर सकता है? हाइट का। बात को ध्यान से समझना है आपने, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है आप लोगों ने। तो ये जो चीज है, ये चीज एक 3D कैरेक्टर में आ रही है। दिस इज अ 3D कैरेक्टर। व्हाई? बिकॉज इसके पास हाइट या फिर डेप्थ है। जब किसी चीज के पास हाइट या डेप्थ नाम की चीज आ जाती है तो वो 3D में चले जाता है। पर अगर किसी के पास हाइट या डेप्थ नाम की चीज नहीं है तो फिर वो 3D में, वो TD माना जाएगा। अब यही एक्सपीरियंस हमें जाना है थिएटर में करने के लिए। सेम एक्सपीरियंस वी हैव टू डू इन थिएटर। पहले 2D में आप मूवी देखते थे, तो 2D में जब आप मूवी देख रहे हो तो क्या आपको वो चीजें में डेप्थ नजर आता है? आपको ऐसा लगता है कि वो चीज डेप्थ वाली है? नहीं, आपको डेप्थ वाली फीलिंग ही नहीं आती। क्योंकि जब आप 2D में मूवी देखते हो तो सिर्फ वो जो इंसान है जो मूवी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ पर्दे पे एक लेंथ और ब्रेथ के फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। पर 3D मूवी में ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है। कोई आपकी तरफ तब आ सकता है जब वो पर्दे पे लेंथ और ब्रेथ के साथ साथ बाहर आने की एक्सिस भी दिखा रहा है। अगर ये आपके स्क्रीन का पर्दा है, इफ दिस इज योर स्क्रीन का पर्दा, यहां पे पिक्चर चल रही है, तो ये पिक्चर एक्चुअली एक लेंथ और ब्रेथ वाले फ्रेम पे चल रही है। पर अगर आपको ऐसी फीलिंग दिखाई जाए कि इस पर्दे से कोई चीज बाहर आ रही है, तो उस पर्दे की कोई चीज बाहर आ रही है, उसमें तीसरा एक्सिस है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये बाहर आने वाली एक एक्सिस हो गई। पर ऐसा नहीं होता कि वो चीज रियलिटी में आपके पास बाहर आ रही है। बस वो ग्लासेस जो आप 3D वाले पहनते हो, उस ग्लासेस से ऐसा क्रिएट होता है, ऐसा क्रिएट होता है। कैसा होता है, वैसा होता है, उसमें बात नहीं कर रहे हम लोग। सिर्फ ऐसा क्रिएट होता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो चीज आपके पास आ रही है। 3D हो गया। पर आपके पास आना मतलब क्या हुआ? एक एक्सिस। देयर इज एन एक्सिस दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक रियल लाइफ का मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो रियल में हुआ है, थिएटर्स में ऐसा हुआ है। आपको पता है कि एक बहुत ही फेमस मूवी है जिसको एनाकोंडा मूवी का नाम दिया गया है। इतनी पॉपुलर मूवी है एनाकोंडा, सांप के ऊपर है। दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप है, अमेजोन रिवर में जो सांप मिलता है, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट जो सांप आप कहीं देख सकते हो, वो सांप को एनाकोंडा बोलते हैं। उसके ऊपर मूवी बनाई गई, ठीक है। अब जो एनाकोंडा मूवी बनाई गई और जब वो थिएटर में लगी,
तो मेकर्स ने एनाकोंडा मूवी को 3D में बनाया। किसमें बनाया? 3D में बनाया। तुम्हें पता है क्या, एक दिन के बाद वो मूवी 3D में बैन हो गई, बंद कर दिया 3D में वो लोग मूवी दिखाना। लोगों को हार्ट अटैक आना चालू हो गए। पहले तो वो सांप इतना खतरनाक दिखाया उन लोगों ने उस मूवी के अंदर। अब ये आपका स्क्रीन है, आप यहां मूवी देखते बैठ रहे हो 3D ग्लासेस लगा के। एनाकोंडा अगर स्क्रीन की तरफ झपटा मारता हुआ दिखाई दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि एनाकोंडा आपके ऊपर झपटा मार रहा है खाने के लिए। इमेजिन करो वो मूवी क्यों बैन हुई। ये है 3D इफेक्ट। पर ये तो मैंने आपको मूवीज में 3D का बताया, ये तो मैंने आपको मूवीज में 3D का बताया। रियल लाइफ में क्या 3D है? रियल लाइफ में क्या 3D है? अगर आप किसी चीज में, अगर आप किसी चीज में पानी भर सकते हो, वो 3D है। क्या भर सकते हो? आसान भाषा में, आसान भाषा में, अगर आप किसी चीज में पानी भर सकते हो, वो आपके लिए 3D है। खत्म हो गई बात। इस पेपर में पानी भर सकते हो क्या? नहीं भर सकते, 2D है। पर अगर मैं इस पेपर को थोड़ा ऐसा कर दूं, थोड़ा ऐसा कर दूं, तो अब ये पेपर आप लोग के लिए 3D बन गया है। बिकॉज इस पेपर में अब डेप्थ आ गई है। इसमें पानी भर नहीं सकता, पर पानी आने के तो चांसेस हैं, इसमें तो उतने भी नहीं है। जिन लोग को 2D 3D में कंफ्यूजन होता है पानी भर के चेक करने का, पानी भर सकता है 2D, 3D, पानी नहीं भर सकता 2D। हमारा वेक्टर भी उसी तरह से होगा, हमारा वेक्टर भी उसी तरह से होगा। हमारे वेक्टर के पास भी 2D, हमारे वेक्टर के पास भी 3D। अब वेक्टर 2D या 3D में कैसे दिखाई देगा, वेक्टर 2D या 3D में कैसे दिखाई देगा, उसकी बात हमें करनी है। पर सबसे पहले 2D में बात करनी है, सबसे पहले 2D में बात करनी है। अभी जो मैंने वेक्टर आपको यहां पे बना के दिखाया, अगर हमने ये वेक्टर उसके यहां पे बना के दिखाया, ठीक है, ये 2D में बना के, व्हाट डज 2D वेक्टर मींस? 2D वेक्टर किस तरह से दिखाई देगा आपको? 2D वेक्टर आपको एक्स और वाई एक्सिस में देखना है। मतलब अगर आपको कोई 2D वेक्टर दिखाई दे रहा है, जैसे कि अगर मैंने आपको ये बोला कि ये 2D वेक्टर है, तो 2D वेक्टर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। सपोज कीजिए कि ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इस वेक्टर का कुछ भाग, कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है, इस वेक्टर का कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस में। व्हाट डज कंपोनेंट मींस? अगर मैं आपसे बात करूं इस वेक्टर के बारे में, आप पूरा का पूरा ध्यान से जानते हैं कि ये वेक्टर पूरा का पूरा एक्स एक्सिस में है, ये वेक्टर पूरा का पूरा वाई एक्सिस में है। पर ये वेक्टर पूरा का पूरा ना तो एक्स में है ना तो वाई में है। तो ये वेक्टर किधर है? ये वेक्टर, दिस वेक्टर इज इन एक्स वाई प्लेन। बात को समझो, फर्क देखो, फर्क देखो। क्या बोला मैंने? ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में रखा गया है। प्लेन कब बनता है? कभी भी आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं बचपन में, तो व्हेन डू यू से दैट अ प्लेन इज देयर? प्लेन का मतलब होता है जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलती है तब एक प्लेन बनता है। ये जो जगह आप देख रहे हो, ये जो आप पूरी जगह देख रहे हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलके, इस पूरी जगह को प्लेन बोलते हैं। अगर कोई चीज किसी प्लेन में रखी हुई हो, अगर कोई चीज किसी प्लेन में रखी हुई तो हो सकता है कि वो चीज पूरी की पूरी एक्स एक्सिस में हो सकता है कि वो चीज पूरी की पूरी वाई एक्सिस में हो। पर एक्स एक्सिस में कब होगी? जब वो एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी। जैसे कि ये वेक्टर अगर मैंने आपको दिखाया, तो ये वेक्टर पूरा का पूरा एक्स एक्सिस को पैरेलल है। मतलब ये वेक्टर के पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन है। मतलब ये पूरा का पूरा 10 मीटर एक्स दिशा में लग रहा है। ये पूरा का पूरा 10 मीटर एक्स दिशा में लग रहा है। अगर ये वेक्टर आप नोटिस करेंगे तो ये वेक्टर एग्जैक्टली वाई एक्सिस को पैरेलल है। इसका मतलब इस वेक्टर का जो भी वैल्यू होगा, सपोज कीजिए ये वेक्टर 10 न्यूटन का है, फोर्स ले लीजिए, ये वेक्टर 10 न्यूटन का है, फोर्स लीजिए, ये पूरी की पूरी 10 न्यूटन वाई एक्सिस में लग रही है, ये पूरी की पूरी 10 न्यूटन वाई एक्सिस में लग रही है। पर अगर ये फोर्स
पर अगर ये फोर्स अगर 10 न्यूटन की होगी तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे सामने वाले को कि ये फोर्स एक्स एक्सिस में लग रही है? आप बोलोगे ये फोर्स वाई एक्सिस में लग रही है? नहीं, ये फोर्स एक्स और वाई दोनों में लग रही है। ये फोर्स जो अभी आपको दिखाई दे रही है, ये फोर्स एक्स और वाई दोनों में लग रही है, क्योंकि ये फोर्स जो आपको दिखाई दे रही है ये एक्स और वाई के बीच में आपको दिखाई दे रही है। तो इस फोर्स में अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि ये फोर्स एक्स और वाई दोनों में लग रही है, इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि इस फोर्स का कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू है, कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो एक्स में लग रहा है, और इस फोर्स का कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो वाई में लग रहा है। बात को समझना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप लोग के सामने, बिल्कुल ध्यान से बात को समझना। मैं इस बंदे को धक्का मारना चाहता हूं, इस बंदे को मैंने रखा ऐसा एग्जैक्टली आप लोगों के सामने, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ध्यान से देखिए। किसी ने बोला लगाओ इसके ऊपर फोर्स वाई एक्सिस में, वेरी गुड, वाई एक्सिस में आपने फोर्स लगाया। किसी ने बोला लगाओ इसमें फोर्स एक्स एक्सिस में, वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने बोला थोड़ा टेढ़ा फोर्स लगाओ ना, थोड़ा टेढ़ा लगाओ, थोड़ा टेढ़ा फोर्स लगाओ। अब आपने देखा, नोटिस किया क्या हो रहा है? जब आपने एक्स एक्सिस में फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में गया, जब आपने वाई एक्सिस में फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में गया। पर जब आपने थोड़ा टेढ़ा फोर्स लगाया, जब आपने थोड़ा टेढ़ा फोर्स लगाया तो आपको पता है क्या, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा बहुत एक्स में भी जा रहा है, थोड़ा बहुत वाई में भी जा रहा है। देखो देखो, थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, थोड़ा साइड भी जा रहा है। देखो बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जेक्ट गोइंग इन वाई एक्सिस? द ऑब्जेक्ट गोइंग इन वाई एक्सिस, इसका मतलब फोर्स अगर वाई एक्सिस में लग रहा है तो ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, बराबर है। वाई एक्सिस मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ। एक्स एक्सिस में फोर्स लगने का मतलब ऑब्जेक्ट जाएगा राइट की तरफ, जा रहा है ऑब्जेक्ट राइट की तरफ। अगर मैंने अब एक ऐसा फोर्स लगाया, अगर मैंने अब एक ऐसा फोर्स लगाया जो ना तो एक्स में है ना तो वाई में है, दोनों के मिक्सचर है, तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर भी जाना चाहिए और राइट हैंड साइड में भी जाना चाहिए। ये देखो जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट, टेढ़ा फोर्स लगा रहा हूं तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, राइट हैंड साइड में भी जा रहा है। ये सबूत है इस बात का, ये सबूत है इस बात का कि आपने जो फोर्स लगाई वो फोर्स में से कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो एक्स की तरफ या एक्स का साथ निभा रहा है, कुछ ऐसा कंपोनेंट जो वाई का साथ निभा रहा है, और दोनों कंपोनेंट मिलके फोर्स बन रहा है जो ऐसा वेक्टर है, जो कैसा वेक्टर है? ऐसा वेक्टर। अगर मैंने यहां पे 2i कैप प्लस 3j कैप लिखा है तो मैं इस 2i कैप से तुम्हें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं तुम्हें इस 2i कैप से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कंपोनेंट है किसका? एक्स एक्सिस का। और मैं तुम्हें इससे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ये कंपोनेंट है वाई एक्सिस का। कंपोनेंट वर्ड याद कर लो, कंपोनेंट मतलब कितना मैग्नीट्यूड एक्स में लग रहा है, कितना मैग्नीट्यूड वाई में लग रहा है। थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? As everybody understanding, today our aim is to understand these types of vector. अभी सिर्फ 2D में बात कर रहा हूं, 3D में बात करना बाकी है। पहले थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? Give me a yes or no all of you. Give me a yes or no all of you. Come on everybody. Come on है everybody. Come on है everybody. सब लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, सब लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए। पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज के लिए। अगर आप अगला जो टाइप का वेक्टर है, जो अगला टाइप का वेक्टर है, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर नाम की चीज है वो अभी बाकी है। अगर आप वो रिजल्टेंट वेक्टर समझना चाहते हो तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तभी रिजल्टेंट वेक्टर समझ में आएगा। पेज नंबर 1 अगर दिमाग में ठीक ठाक है, पेज नंबर 2 पे आता हूं। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। एक बंदे को हमने बुलाया, हमने उसको बोला कि तुमने यहां पे कितना फोर्स लगाया? उसने बोला यस आई हैव पुट अ फोर्स। वेरी गुड, कितना फोर्स लगा? बता जरा, बता जरा कितना फोर्स लगा?
उसने बोला मैंने फोर्स लगाया है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अभी तक से हमें जो नॉलेज मिली है और सामने वाले बंदे ने जो हमें बोला है कि मैंने इतनी फोर्स लगाई है, इस चीज से हमें क्या समझ में आता है? हमें खाली इतना अभी फिलहाल देखना है, आगे की बात करेंगे। इस चीज से हमें क्या समझ में आता है? हमें एक बात क्लियर है कि ये बंदे ने प्योरली एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं लगाई है, ये बंदे ने प्योरली वाई एक्सिस में फोर्स नहीं लगाई है। ये बंदे ने जो फोर्स लगाई है वो एक्स और वाई के बीच में लगाई है। इसलिए इसलिए जो फोर्स है उसका कुछ कंपोनेंट एक्स में है, कुछ कंपोनेंट वाई में है। वो कंपोनेंट का मतलब सबको समझ में आ रहा है, ये एक्स में है, ये वाई में। परंतु ये जो चीज यहां लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है वेक्टर फॉर्म में। कैसे फॉर्म में लिखी हुई? वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है। किस में लिखी हुई है? वेक्टर फॉर्म में लिखी हुई है ये चीजें। पर हमें पता है कि एक्स एक्सिस में 5 न्यूटन बोलो, यूनिट बोलो, एक्स एक्सिस में इतना लगा है। हमें पता है वाई एक्सिस में 2 न्यूटन या 2 यूनिट लगा है, हमें ये पहले से ही पता है। ये सब चीजें हमें पहले से ही पता है। पर अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि टोटल फोर्स कितना लगाया, what do I mean by what do I mean by, क्या हो रहा है? क्या सबको स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रहा है? Everybody is able to see the screen clearly? My voice is clear? स्क्रीन आपका, मेरा स्क्रीन क्लियर है आप लोग के लिए? Let me check my focus. Okay, focus is there. All okay? अभी 2 लोग का आया, ब्लर दिख रहा है, 1 का आया। बाकी लोग तो कह रहे हैं बढ़िया है, बाकी लोग तो कह रहे हैं अगर हैंग हो रहा है, सब हो रहा है, वो आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है। इंटरनेट स्ट्रांग रखोगे सब बराबर चलेगा, क्योंकि मेरी तरफ से तो ठीक ठाक है, वॉइस भी क्लियर होती है, मेरी ऑडियो भी क्लियर होता है, फोकस भी है। फोकस अभी मैंने वापस चेक किया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, बात को ध्यान दो, बात को आपने ध्यान देना है। ये जो चीज मैंने अभी लिखी है, ये एक्चुअली एक वेक्टर फॉर्म है। क्या है ये एक्चुअली एक वेक्टर फॉर्म है। बात को सब लोगों ने बिल्कुल ध्यान से, 1 मिनट, हाँ, बात को सब लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है? अभी तक से जो सिनेरियो हमें समझ में आ रहा था वो सिनेरियो बहुत सिंपल था। अभी तक से जो हमें सिनेरियो समझ में आ रहा था वो बहुत सिंपल था। अभी तक का सिनेरियो तुम लोग के लिए क्या था? अभी तक का सिनेरियो तुम लोग के लिए था, एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स लग रहा है 10 आई कैप न्यूटन। खत्म हो गई यार कहानी। तुम में इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है तुमको। क्यों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? अगर मैंने तुम्हें पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताओ, तो तुम्हारा आंसर है 10 न्यूटन। अगर मैंने तुम्हें पूछा डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ, तो तुम्हारा आंसर है एक्स एक्सिस, और तुम आई कैप बोल सकते हो। खत्म होगी ना कहानी, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या टेंशन लेना था इस चीज में? पर इस वाले एग्जाम्पल में और इस वाले एग्जाम्पल में जमीन आसमान का फर्क है, वो तुम्हें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने यहां लिखा ना टोटल फोर्स कितना लगाया। What do I mean by टोटल फोर्स कितना लगाया? मुझे ये बता, मुझे ऐसे मत बता कि एक्स में कितना लगाया, वाई में। ये जो तरीका है, ये तरीकों को वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। ये तरीकों को क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। अगर आप मुझे पूछोगे कि ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगाया, तो मैं आपको जवाब दूंगा ये फोर्स एक्स वाई डायरेक्शन में लगाया। मेरे पास फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, जैसे यहां पे एक फिक्स डायरेक्शन है, पर मेरे पास एक फिक्स मैग्नीट्यूड तो हो सकता है ना। टोटल फोर्स कितना लगाया मतलब मैं आपसे टोटल मैग्नीट्यूड तो पूछ सकता हूं ना। टोटल मैग्नीट्यूड का मतलब मेरा क्या है? तुम मुझे ऐसा मत बताओ एक्स में कितना लगाया, वाई टोटल कितना लगाया वो बताओ।
टोटल कितना लगा है। तो क्या आप टोटल मैग्नीट्यूड बता सकते हो इसको देख के कितना लगा है? कैन यू गेस कि उसने टोटल मैग्नीट्यूड कितना लगाया होगा? टोटल मुझे चाहिए, मुझे टोटल चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? कम ऑन एवरीबॉडी, रिप्लाई करो, टोटल मैग्नीट्यूड आपको कितना लगता है? कम ऑन है, कम ऑन है, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। आपका खुद का दिमाग लगाओ और बता दो कि टोटल मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन है, कम ऑन है, कम ऑन है। दस क्यों आएगा बे? सब लोग 10 क्यों बोल रहे हो? 10 क्यों आएगा नीतीश? अरे बाबा, भक्ति, पढ़ाई किया हुआ है पहले से। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर आप सोच रहे हो 5+2 = 7 न्यूटन, या 5 × 2, इंटू इंटू क्यों कर रहे हो? इंटू इंटू क्यों कर रहे हो? इंटू थोड़ी करने के लिए बोला है। इंटू क्यों कर रहे हो? 5 × 2 क्यों कर रहे हो? दोनों के पीछे प्लस साइन है, तुम इंटू कर रहे हो। इनटू क्या कल यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई समझा, तो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे क्या? यूनिट वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। बात को समझो। अगर आप ये सोच रहे हो कि टोटल मैग्नीट्यूड कैसा, x में 5, y में 2, तो 5 + 2 7 टोटल हो गया। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। पहली बात तो ये आपके दिमाग में डाल लो, बच्चा कैसे सोचता है? ये एक्स एक्सिस में इतनी लगी, ये वाई एक्सिस में इतनी लगी। सर मुझे पूछ रहे टोटल कितनी लगी? 5 + 2 7, खत्म। ऐसा सोचना सबसे पहले तुम्हें बंद करना पड़ेगा। बट तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, सर क्यों हम ऐसा सोचना बंद करें? रीजन क्या है ऐसा सोचना बंद करने के पीछे? तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है क्या? तुमने दो लोगों को जिसको ऐड किया है, तुमने दो जिन लोगों को ऐड किया है, एक बंदा एक्स एक्सिस को बिलोंग करता है, एक बंदा वाई एक्सिस को बिलोंग करता है। तुम दोनों लोगों को कैसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो? कैसे तुमने दोनों लोगों को डायरेक्टली ऐड कर दिया? तुम दो अलग अलग डायरेक्शन के लोगों को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम ऐसा। ये कोई आपका क्या नॉर्मल स्केलर है क्या कि किसी से तुमने 2 किलो आलू लिए, फिर तुमने किसी से 2 किलो वापस आलू लिए, तो 2 किलो + 2 किलो 4 किलो, ऐसा है क्या? यहां पे ऐसा चल रहा है क्या? यहां पे ऐसा नहीं चल रहा है। यहां पे यहां पे वरदान 5,2 इज ऑल्सो रॉन्ग, 5,2 इज ऑल्सो रॉन्ग, 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन हियर, एवरीबडी हैज टू पे अटेंशन हियर। बात को समझना है, ऐसे कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस में है। तुम ऐसे दो अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के लोगों को जिनका डायरेक्शन अलग अलग है, उनको तुम ऐड नहीं कर सकते। भले ही तुम्हें यह पता है, भले ही तुम्हें यह पता है कि ये वाला बंदे का टोटल फोर्स में से कुछ भाग इतना एक्स एक्सिस में लग रहा है, इतना वाई एक्सिस में लग रहा है, तुम्हें ये बात भले ही पता है, पर फिर भी तुम 5 + 2 7 नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स एक्सिस में 5 लग रहा है, वाई एक्सिस में 2 लग रहा है, दोनों अलग अलग एक्सिस में लग रहे हैं, डायरेक्टली ऐड करना अलाउड नहीं है। पहली बात जो तुम्हें अच्छी तरह से समझनी है, तो अगर तो अगर हमें यह निकालना होता कि सच में टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? सच में अगर टोटल मैग्नीट्यूड हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? फिर एक तरीके से निकालेंगे। वो तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूं, और उस तरीके का हम लेटर ऑन फुल डिटेल में बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ थोड़ा आपको आइडिया दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। फॉर्मूला होगा √5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। अब बहुत सारे लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम मान रहे हैं।
ठीक है ना, गलती नहीं कर रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम मान रहे हो, गलती नहीं कर रहे हो, बट फिलहाल के लिए इसको पाइथागोरस थ्योरम मत बोलो। जो स्केलर्स और वेक्टर्स मैथमेटिकल बनाने वाले चैप्टर के लोग हैं थोड़े नाराज ना हो जाए, ठीक है। आई नो इट दिस लुक्स लाइक ओनली पाइथागोरस थ्योरम ओनली, बट ऐसा होगा, ठीक है। तो फिर f बराबर आना चाहिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा क्लास, 25। यस भक्ति, आपका आंसर सही था। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो जो आपकी फोर्स लग रही है वो लग रही है √29 न्यूटन। कितनी लग रही है, √29 न्यूटन। मतलब तकरीबन तकरीबन 5.3 न्यूटन आपकी टोटल फोर्स है। कितनी फोर्स है, 5.3 न्यूटन के करीब। 29 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे √29, 5.3 या 5.4 के या 5.2 के करीब आंसर आएगा। मैंने 5.3 लिख दिया। 5.3 आपकी टोटल वैल्यू है। अब ये देखते ही 5.3 देखते ही ये फॉर्मूला कैसे आया इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो फॉर्मूला आया इसके बारे में हम पहले बात करेंगे, पूरा डेरिवेशन करना है, सब कुछ करना है। ये फॉर्मूला एक्चुअली कैसे आया, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कैसे आया, सब चीज बाद में बात करनी है। फिलहाल हमें आज हमारा टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग वेक्टर्स। हम पहले वेक्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि हमको रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बात करनी है। वी हैव टू टॉक अबाउट रिजल्टेंट वेक्टर्स। और हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को बात करने से पहले एक वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भले ही 5 आई कैप किसी ये 5 आई कैप इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो, ये 2 आई कैप इसी फोर्स का वाई कंपोनेंट हो, बट डायरेक्टली 5 + 2 7 नहीं कर सकते। ये बात आपने दिमाग में रखनी है। ये फॉर्मूला कैसे आया, 5 का स्क्वायर पर बात करेंगे, पर फिलहाल ये 5.3 देखते ही बच्चे के दिमाग में क्या डाउट आता है पता है क्या? बच्चे के दिमाग में डाउट आता है कि सर अगर टोटल फोर्स 5.3 था तो सर एक्स में तो 5 लग रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने इसको ऐसे ब्रेक करके नहीं देखना है। आपको अगर ब्रेक करना होता तो यहां पे ब्रेक करते ना, 7 में से 5 लगा एक्स में, 7 में से 2 लगा वाई में, 5 + 2 7। ऐसा सोचना ही नहीं है। आपने इसको ब्रेक करके देखना ही नहीं है। अगर ब्रेक करके देखना होता तो फिर ये कौन सा बुरा था, ऐसे देखते फिर, जबकि ये गलत है, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि भैया ये अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। जब कोई चीज अलग अलग डायरेक्शन में लगती है तो उसको ब्रेक करके देखना बेवकूफी वाला काम होगा। इसलिए डोंट ट्राई टू रन योर ब्रेन्स लाइक दैट, क्योंकि टोटल 5.3 है और 5.3 में से 5 एक्स में लग रहा है, 5.3 में से 2 वाई में लग रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा सोचना ही नहीं है, ऐसा सोचना ही नहीं है। बिकॉज आप पढ़ रहे हो वेक्टर। आप पढ़ रहे हो क्या? आप पढ़ रहे हो वेक्टर। और वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। क्या ये बात थोड़ी बहुत आप लोग के दिमाग में क्लियर है? इज दिस क्लियर कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 + 2 7 नहीं होगा? सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए, सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। एवरीबडी शुड बी रिप्लाइंग अबाउट दिस थिंग। हमने एक 2D वेक्टर के बारे में बात समझी है अभी तक से, सिर्फ और सिर्फ हमने एक 2D वेक्टर के बारे में बात समझी है। और जो ये आपने निकाला है, आपने जो अभी निकाला है 5.3 न्यूटन जो आपने निकाला है, ये आपने टोटल मैग्नीट्यूड निकाला है। समझ रही है, सबको बात समझ रही है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब लोगों को बात समझ में आ रही है, बहुत ही बढ़िया। आप आज बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें समझ रहे हैं जो मैथ्स में भी तक आपके काम आएगी। मैथ्स में भी आपके काम आएगी। मैथ्स में भी 3D वेक्टर नाम का चैप्टर है, 11th में है या 12th में है, पर है। इसलिए मैथ्स में भी आपके दिमाग में ये सब चीजें काम आएंगी। आज पढ़ लोगे तो मैथ्स में वो 3D वेक्टर चैप्टर ऑटोमेटिकली हो गया आपका, और अच्छा खासा वेटेज है उस चैप्टर का। इसलिए अच्छी तरह से ध्यान दो, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, ये होगा हमारा पेज नंबर 3। अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि सर अभी तो आपने बात किया एक 2D वेक्टर के बारे में, तो जरा सर थोड़ा बातचीत हो जाए 3D वेक्टर के बारे में। हाँ बातचीत हो जाए, बातचीत के लिए तो बैठे हम। क्लास, ये एक वेक्टर है, वो जो ढक्कन है वो उसका हेड है, ये जो नीचे आप इसका टेल देख रहे हैं, ये जो वेक्टर आप अभी फिलहाल देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये वेक्टर एक्चुअली एक 2D वेक्टर है।
मतलब इस वेक्टर के पास x कंपोनेंट हो सकता है, इस वेक्टर के पास y कंपोनेंट हो सकता है। अगर मैंने इस वेक्टर को ऐसे कर दिया, आई होप आपको समझ में आ रहा है, पहले ये वेक्टर नीचे था, नीचे था, अगर आपको चाहिए तो मैं साइड व्यू से आपको दिखाऊं, तो ये वेक्टर को मैं जमीन से ऐसे उठा रहा हूं, इस वेक्टर को मैं जमीन से ऐसे उठा रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या था, ये 2D वेक्टर था, अब ये वेक्टर 3D बन गया। 2D 3D, क्या फर्क क्या नजर आ रहा है मैं आपको समझाता हूं, फर्क क्या नजर आ रहा है मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। फर्क ये है क्लास कि अगर आपके पास एक एक्स एक्सिस है, अगर आपके पास एक वाई एक्सिस है, इस तरह से, तो आपके पास एक जेड एक्सिस भी है, ये रे, दिख रहा है, जो ब्लू पेन आपको दिखाई दे रहा है वो आपका एक्स एक्सिस है, जो ऑरेंज पेन आपको दिखाई दे रहा है वो आपका वाई एक्सिस है, और ये जो ब्लैक पेन आपको एट एन एंगल में दिखा रहा हूं ये आपका जेड एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है। अगर इस चीज का रियल लाइफ में आपको थोड़ा अंदाजा लेना है, अंशिता मैं अभी वही कहने वाला था, रियल लाइफ में अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो घर का कोना देखो, कोई भी घर का कोना देख लो, आपको कोई भी घर का कोना दिखेगा, कोने में एक तरफ एक्स है, एक तरफ वाई है, और जो सीधा ऊपर जा रहा है वो आपका जेड एक्सिस है। देख लो, अंडरस्टैंड कर लो, रियलिटी कैसी है जरा अंडरस्टैंड कर लो, देख लो जरा। लोगों को लगता है वाई एक्सिस ऊपर जाता है, दिखने के लिए ऐसा दिखता है, जेड एक्सिस ऊपर जाता है। देखो देखो सब लोग घर का कोना देखो, देखा घर का कोना, देखा दिखा। अगर आप यहां बैठे हो, अगर आप यहां बैठे हो, कहीं पे एक्स है, कहीं पे वाई है, एक कोने में ऊपर लाइन जा रही है क्या, एक लाइन ऊपर जा रही है कोने में, वो आपका 3 एक्सिस हो गई। अब आप खुद, अब आप खुद एक 3D क्रीचर हो, आप खुद एक 3D इंसान हो। क्यों 3D इंसान हो आप खुद, क्योंकि आपके पास एक्स है, आपके पास वाई, और आपके पास हाइट भी है, आपके पास हाइट भी है। ऐसा समझ लो ये हो आप, ऐसा समझ लो ये हो आप ऐसे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो सकते हो, आप घर में कहीं पे भी बैठे हुए हो सकते हो, यू कैन सिट एनीवेयर इन योर हाउस लाइक दिस। सपोज करो आप इस दीवार को पैरेलली बैठे हो, ऐसा डेस्क लगा के ऐसे दीवार को आप पैरेलली बैठे हो, ऐसा समझ लो, और आपने अभी यहां से आंख घुमा के ये कॉर्नर को देखा, तो आपके सामने वाली दीवार हो सकती है एक्स एक्सिस है, हो सकता है आपकी बाजू वाली दीवार वाई एक्सिस है, बस सामने आपको ये कोने में एक ऐसा लाइन दिख रही होगी, ये आपका जेड एक्सिस। टेंशन नहीं लेना, मैं एक और मिसकंसेप्शन बताता हूं। बच्चा क्या सोचता है कि एक्स वाई और जेड फिक्स होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मेरा मन करेगा मैं इसको जेड मान लूंगा, अगर मेरा मैं मन करेगा मैं इसको वाई मानूंगा, इसको एक्स मानूंगा, मेरी मर्जी, कुछ भी मर्जी चलती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हरदम हाइट को जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप कौन से एक्सिस को क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हो। लेंथ को जेड मान लो, ब्रेथ को एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, जो करना है वो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपको एक बात समझनी है कि 3D क्रीचर क्यों 3D क्रीचर है, क्योंकि उसके पास लेंथ है, उसके पास ये वाली लेंथ है, ये उसके पास ब्रेथ है, ये उसके पास हाइट है। और अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि मेरा ये वेक्टर, ये जो आपको नया पेन दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर 2D में है कि 3D में है, क्या जवाब है, 2D में है। क्यों ये वेक्टर 2D में है, क्योंकि ये वेक्टर के पास हाइट नहीं है ना, वो एक्स और वाई प्लेन में बैठा हुआ है, चुपचाप एक्स और वाई प्लेन में है। पर इस वेक्टर को अगर मैंने थोड़ा उठा दिया, तो अब इसके पास जेड एक्सिस की प्रॉपर्टी आ रही है। अभी जेड एक्सिस की प्रॉपर्टी गई, अभी जेड एक्सिस की प्रॉपर्टी गई, ये आ गया उसके पास जेड एक्सिस की प्रॉपर्टी। तो अब ये वेक्टर कैसा है, अब ये वेक्टर 3D वेक्टर है। इसका मतलब इसके पास x कंपोनेंट है, इसके पास y कंपोनेंट है, और इसके पास z कंपोनेंट भी है। 2D 3D, 2D 3D। किसी को बात समझ में आ रही है?
किसी को बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? रियलिटी समझ में आ रही है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी? क्या आप रियलिटी समझ पा रहे हैं? हा या ना? हा या ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो क्लास, एक 3D वेक्टर और एक 2D वेक्टर के बारे में ये जो इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन 12th स्टैंडर्ड वालों को तक नहीं आता, और अगर आपको ये इमेजिनेशन अभी आ गया तो बहुत बड़ी बात है, ताकि आप अपने दिमाग को इस तरह बिल्ड करके देखो कि मुझे पता है कि कौन सा वेक्टर किधर कैसे लग रहा है। ये आपको इमेजिनेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है ना? सर, अ स्फीयर हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, as it is a radius, then which dimension it has? Who said a sphere के पास लेंथ नहीं होता, ब्रेथ नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता? हाँ, who said like that in all textbooks? See, स्फीयर एक ऐसा गोला वाला चीज है वरदान, स्फीयर एक ऐसा गोला वाला चीज है, ठीक है ना? स्फीयर अगर कोई चीज गोली वाली चीज है, तो whenever there is a thing which is a गोला वाला चीज, you don't actually talk about its height, you talk about its depth. आप उसके डेप्थ के बारे में बात करते हो. You really don't talk about its length because its length is not straight, its length is like this. उसकी लेंथ ऐसी है. You don't talk about its breadth because it's not straight, it's like this. But do you know, I can actually cut a sphere and make it a rectangle. मैं स्फीयर को पूरा कट करके उसको गोल से नीचे फ्लैट सरफेस पे भी ला सकता हूं. फ्लैट सरफेस पे भी ला सकता हूं, उसको कट कर दो डायरेक्टली. या फिर सॉरी, रेक्टेंगल बोला मैंने, मैं उसको कट करके दो अलग अलग गोले में भी ला सकता हूं. लाइक ए क्रिकेट बॉल, लाइक ए क्रिकेट बॉल, हेमिस्फीयर, मैंने रेक्टेंगल बोल दिया, हेमिस्फीयर या फिर सर्कल, आप जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं. एक क्रिकेट बॉल है, अंदर से खाली है. अगर वो क्रिकेट बॉल कभी फट जाती है, हम लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो टेनिस बॉल के साथ खेलते हैं, अगर वो फट गई तो आपने उसको कट करके दो चीज बना दी अलग अलग. अरे पर वो अगर मैंने हेमिस्फीयर को भी ऐसा मार मार के ऐसा पतला कर दिया, सर्कल बन जाएगा. अरे बात समझ. So why don't we talk about all these things? Why don't we talk about all these things? Because they are curved चीजें होती हैं. तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात होती है. जैसे नॉर्मल में आप एरिया के बारे में बात करते हो ना वरदान, you talk about area is length into breadth because you have a length and you have a breadth. But in a hemisphere, in a cylinder or in a sphere, you don't talk about directly area, you talk about CSA. क्या आपने कभी CSA के बारे में सुना? It's called as curved surface area. Have you heard about LSA? It is called as lateral surface area. Have you heard about TSA? It is called as total surface area. फिर वो सब concepts आते हैं. याद है बचपन में अपन 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे CSA, TSA, LSA, याद है? वो फिर कंसेप्ट यहां पे आते हैं. क्लियर है? क्लियर है वरदान? व्हाट इज डायमेंशनलेस? व्हाट इज डायमेंशनलेस? आप कौन से स्फीयर की कौन सी क्वांटिटी को आप डायमेंशनलेस बोल रहे हो? क्या निकाल रहे हो आप स्फीयर का? अगर आप स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल रहे हो, फॉर्मूला है ना 4πr². स्फीयर का आप सरफेस एरिया निकाल रहे हो वरदान, कितना फॉर्मूला है स्फीयर का? हाँ, मैं स्फीयर की ही बात कर रहा हूं. बताइए, स्फीयर की किसी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालोगे ना? स्फीयर के किसी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालोगे कि नहीं निकालोगे? कि स्फीयर का डायमेंशन निकालोगे? डायमेंशन आप किसका निकालते हो? एक ऑब्जेक्ट का निकालते हो कि फिजिकल क्वांटिटी का निकालते हो? यस वरदान, डायमेंशन आप किसका निकाल रहे हो? स्फीयर एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या? इज स्फीयर अ फिजिकल क्वांटिटी? फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन टू मी. नो, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट वरदान? इसलिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, इसलिए मैं आपको CSA, TSA और LSA की जानकारी क्यों दे रहा हूं? Because I want you to understand that you don't take out dimension of sphere, you take out dimension of a physical quantity. That's why I'm asking you which dimension you want to find. Like if you want to find the dimension of surface area of a sphere, then it is like 4πr³. समझ में आ रहा है वरदान? आप समझे आपका डाउट कहां पे मिस हो रहा है, मतलब कहां पे आप गलत सोच रहे हो? इज दैट क्लियर वरदान?
यस, आई होप यू आर सेटिस्फाइड। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग 3D वेक्टर के बारे में बात कर रहे थे। सब लोग का ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, सब लोग का ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फोर्स वेक्टर which is like this, 2i cap plus 3j cap plus 2k cap, ये कोई आपका एक वेक्टर है, ठीक है, एंड दिस इज ब्रैकेट में बाहर न्यूटन, ठीक है, ये आपका कोई वेक्टर है। अब अगर सामने वाला आपके पास ये वेक्टर लेके आता है कि मैंने ऐसा वेक्टर, मैंने ऐसा फोर्स लगाया, तो आपको पता है, आप टेंशन नहीं ले रहे हो, यू नो इट वेरी वेरी वेल, यू नो इट वेरी वेरी वेल कि उस बंदे ने एक ऐसी फोर्स लगाई है, उस बंदे ने एक ऐसी फोर्स लगाई है जिसका कुछ कंपोनेंट एक्स में है, कुछ कंपोनेंट वाई में है, कुछ कंपोनेंट जेड में है। अभी जो मैं आपको गाड़ी चला के दिखा रहा था ना, अभी मैं आपको दिखा रहा था गाड़ी, अभी ये हमारा एग्जांपल था, याद है आपको? ये देखो, मैं ऐसी फोर्स लगा रहा था, देखो ये जो फोर्स मैं लगा रहा हूं, ये मैं एक्स और वाई में ही लगा रहा हूं, ये फोर्स मैं एक्स और वाई में भी लगा रहा हूं। पर अगर मैंने कुछ फोर्स ऐसी लगाई जिससे ये बंदा ऐसा उठ के चले जाए, ऐसा उठ के चले जाए, तो आप देख सकते हो बंदा एक्स में भी जा रहा है, बंदा वाई में भी जा रहा है, बंदा ऊपर भी उठ रहा है, ये देखो, जैसे कि एक हॉट एयर बलून, जैसे कि एक हॉट एयर बलून, एक हॉट एयर बलून देखा आपने, उसके नीचे ऐसे आग जलती है, हैव यू सीन अ हॉट एयर बलून? उसके नीचे ऐसे आग जलती है, बलून के नीचे ऐसे आग जलती है, आग जलने से बलून ऐसे जमीन से उठता है, ऐसा धीरे 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 जमीन से उठता है, देखा आप लोगों ने वो? अगर आप नोटिस करेंगे तो वो बलून ऊपर भी जाता है, वो बलून ऊपर भी जाता है, वो बलून एक्स में भी जा सकता है, वो बलून वाई में भी जा सकता है, बराबर है कि नहीं है? अगर अभी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले हमने हमारा एक्स और वाई एक्सिस ऐसे बनाया था, ऐसे लग रहा है छोटे बच्चों की तरह खिलौने खेल रहा हूं मैं, हाँ, पर कोई नहीं, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। दिख रहा है, ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस था। सपोज करो यहाँ पे हमारा बलून है, सपोज करो यहाँ पे हमारा बलून है, वो बलून ऐसे उठ के आगे जाता है, ऐसे जाता है, इधर की तरफ ऐसे जाता है, तो वो बंदा, वो बलून ऊपर भी उठ रहा है, वो बंदा एक्स में भी जा रहा है, वो बंदा वाई में भी जा रहा है, मतलब उसके पास जो फोर्स लग रही है, वो जो हॉट एयर बलून का फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है, उसके पास ये तीनों क्वांटिटीज है। परंतु अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि बता टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो 2 + 3 + 4, 2 3 मतलब 5 6 7, ऐसे करते नहीं बैठना है, ऐसे करते नहीं बैठना है। ये एक्स एक्सिस में लग रहा है, ये वाई एक्सिस में लग रहा है, ये जेड एक्सिस में लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपको हमारा बेसिक फॉर्मूला लगाना है, टोटल मैग्नीट्यूड विल बी √ऑफ 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, √ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 4 में 4 8, 8 में 9 √17 न्यूटन। काम खत्म। अराउंड, यस, अराउंड 4.1 न्यूटन। समझा? समझा आप लोगों को कैसे सोचना है, कैसे नहीं सोचना है? ये जो आपने 4.1 न्यूटन निकाला, ये क्या निकाला आपने? ये जो 4.1 न्यूटन है, ये टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकाला है आपने। हम इस फॉर्मूले के बारे में चर्चा करेंगे, वी विल बी डूइंग द चर्चा अबाउट दिस फॉर्मूला। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? हाँ, √17 लिखा तो भी चलेगा, √17 न्यूटन लिखा तो भी चलेगा, बट अगर आप उसको रूट हटा के लिखते हैं तो भी चलेगा, ऐसा कोई पंगा नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अभी आगे आगे बढ़े, आगे बढ़े अभी। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर समझने के लिए तैयार है क्या? अब हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर समझने के लिए तैयार है, ठीक है? अब आप लोग रिजल्टेंट वेक्टर बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे, ठीक है? अभी कैसा है, अभी आपको वेक्टर कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है ना, उसके बारे में आपको पूरा आइडिया आ गया। तो अभी मैं अगला वेक्टर लिख रहा हूं, ये हमारा आज का लास्ट टाइप्स ऑफ वेक्टर का लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर है, ठीक है? उसका नाम मैं लिख देता हूं, क्या है नाम उसका? उसका नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर,
ठीक है क्लास, अच्छी तरह से मेरी बात को समझना। जैसे मैंने लास्ट के सारे वेक्टर्स पढ़ाए, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अभी तक से मैं तुम्हें जो भी पढ़ा रहा था वो मैं तुम्हें इसके लिए पढ़ा रहा था। ये टॉपिक और एक दो लेक्चर चलने वाला, रिजल्टेंट वेक्टर का टॉपिक ही एक दो लेक्चर चलने वाला। अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है इसके अंदर, इसलिए इसको मैंने लास्ट तक बचा के रखा। अच्छी तरह से सुनना। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी कि क्या होता है रिजल्टेंट वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ टू और more vectors, two or more vectors is that single vector which produces the same effect as produced by all the vectors together। टेंशन नहीं लेना है, मैं हर बार कहता हूं डेफिनेशन पढ़ के ऐसा नहीं है कि टेंशन में आ जाना है। आपको हर बार पता है डेफिनेशन एक बार पढ़ के किसी को नहीं समझती, बस थोड़ा बातचीत करेंगे उसके बाद धीरे धीरे आपको बात समझ में आ जाएगी। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, पहले आसान भाषा में समझो। रिजल्टेंट का मतलब टोटल होता है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है, आपने किसी को पहले 5 का सिक्का दिया, फिर आपने उसको वापस एक 5 का सिक्का दिया, 5 रुपए का सिक्का वापस एक 5 रुपए का सिक्का दिया। फिर आपको समझ में आया कि आपके जेब में 10 रुपए की नोट पड़ी थी, तो आपने उसको बोला वो 5-5 के 2 सिक्के वापस लाओ, ये 10 रुपए की एक नोट लो। 5 रुपए के 2 सिक्कों ने जो काम किया वो 10 रुपए की एक नोट ने भी किया। आई विल रिपीट माई डायलॉग, आई विल रिपीट द डायलॉग। 5 रुपए के 2 सिक्कों ने जो काम किया वो 10 रुपए की एक नोट ने काम किया। सिमिलरली 1000 रुपए, आपने किसी को 100 के 10 नोट दिए, 10 नोट दिए, 100 के 10 नोट दिए। फिर आपको पता चला आपके जेब में 1000 रुपए का एक नोट है, आपने उससे 100 के 10 नोट वापस लिए, उसको 1000 का एक नोट दिया। 100 रुपए के 10 नोट जो काम कर सकते हैं वो 1000 रुपए का एक नोट काम कर सकता है। आप सोच रहे हैं कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें क्या बड़ी बात है, पर ये कॉमन सेंस मैं तुम्हें स्केलर में बता रहा हूं। पैसे 100 रुपए के 10 नोट, एक नोट है, एक स्केलर में कॉमन सेंस है। रिजल्टेंट वेक्टर पढ़ रहे हो, वेक्टर में कोई चीज कॉमन सेंस में नहीं आती, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आता है, इसलिए यहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो ऐसा कमाल कर सकता है जो 2 या 3 वेक्टर मिलके करते हैं। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 2 और मोर वेक्टर is that single vector which produces the same effect as produced by all the vectors together। मतलब 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो अकेला रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है। पर तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर के टाइम पे तुम्हें किन किन चीजों का ध्यान देना है। पहली बात, रिजल्टेंट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा। दूसरी बात, रिजल्टेंट वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुमने किसी को 100 रुपए यहां से दिए और किसी को 100 रुपए यहां से दिए, तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि 100 रुपए माइनस 100 रुपए हो गए। यहां से 100 दो या यहां से 100 दो, 200 रुपए मिलने वाले वो इंसान को, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। किधर से भी, यहां से 100 रुपए दो, ऐसा दो, ऐसा दो, 100 रुपए उसको मिल रहे हैं तो कैसे भी दो उसको 100 रुपए मिलेंगे। पर वेक्टर के केस में ऐसा नहीं है। वेक्टर के केस में हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालते समय मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ध्यान देना है इन छोटे छोटे वेक्टर्स का, और रिजल्टेंट वेक्टर के भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का ध्यान देना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, तो हमको बेहतर समझेगा कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। पर फिलहाल क्या थोड़ा बहुत रिजल्टेंट वेक्टर का डेफिनेशन आप लोग के दिमाग में क्लियर है? थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं बोलता कि मैंने पूरा समझा दी है, अभी मैं एग्जांपल्स लूंगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा। बस थोड़ा बहुत क्या करने वाले उतना सबको समझ में आ गया। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर में क्या करने वाले? गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू। बोलो बोलो बोलो, सबको क्लियर है रिजल्टेंट वेक्टर में हम क्या करने वाले? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऐसी चीज है जो चीजें हमें समझने में बहुत मदद करती है। ये था पेज नंबर 3, अब मैं हूं पेज नंबर 4 पे, सब लोग का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। केस 1 अच्छी तरह से समझना। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सेम फिजिकल क्वांटिटी, अच्छी तरह से आपको बात समझा दो, ठीक है। ये आपका दीवार है या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, उसके ऊपर आपने लगाया एक कील। आप इस कील को यानी कि नेल को इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर आप फिट करना चाहते हैं। आप लाएंगे एक हैमर और उस हैमर से आप एक फोर्स लगाएंगे F1 न्यूटन का, जो कि है समझो 10 न्यूटन। ठक पहली बार आपने मारा, ठक पहली बार आपने मारा, फिर आपने वापस मारा F2 न्यूटन जो था 5 न्यूटन। मतलब इस कील को इस लकड़ी के ब्लॉक के अंदर इंसर्ट करने के लिए आपने 2 बार हथौड़ा मारा, तो ये कील इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर चला गया। पहली बार जब आपने हथौड़ा मारा आपने 10 न्यूटन का मारा, दूसरी बार आपने हथौड़ा मारा तो आपने 5 न्यूटन का मारा और आप रुक गए, आप रुक गए। क्या आप नोटिस कर रहे हैं, आपने 2 वेक्टर का इस्तेमाल किया है। यहां पे आपने यहां पे 2 वेक्टर का इस्तेमाल किया। आपने इस कील को लकड़ी के बॉक्स के अंदर डालने के लिए आपने 2 बार फोर्स वेक्टर का इस्तेमाल किया। पर ये दोनों फोर्स वेक्टर की खासियत क्या क्या है? पहली खासियत जो आप इन दोनों वेक्टर्स की देखेंगे वो ये है कि ये दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फोर्स। दूसरी खासियत आप क्या देख रहे हैं? आप दूसरी खासियत यह देख रहे हैं कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है। अब क्या? अब अगर कोई आपको बोलता कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, तो आप कैसे निकालते? तीसरा, फाइंड resultant vector. Now what does resultant vector means? रिजल्टेंट वेक्टर मींस कोई आदमी आके बोलेगा कि तूने 2 बार हथौड़ा मार के इस कील को इस बक्से के अंदर अपने इंसर्ट किया, मैं एक ही बार हथौड़ा मार के इस कील को बक्से के अंदर इंसर्ट कर सकता हूं। तो उसको बताना पड़ेगा ना कि तू एक ही बार हथौड़ा मारेगा तो ये अंदर जाएगा, तुझे कितनी फोर्स लगानी है, तुझे रिजल्टेंट फोर्स बतानी पड़ेगी। टोटल कितना लगाओगे। तो अब बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है आप लोगों ने। पहला वाला वेक्टर था F1, जिसको आप लिख सकते हो 10 आई कैप न्यूटन। हमारे बेसिक को नहीं भूलना है, आपने बेसिक को नहीं भूलना है, लेक्चर के 1 घंटे में जो समझा है वो नहीं भूलना है आप लोगों ने। दूसरा वेक्टर जो है वो है 5 आई कैप न्यूटन। आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ये दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए तो दोनों के ऊपर आई कैप लग रहा है। अगर ऐसा है तो आप इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, तो आप इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। 15 आई कैप न्यूटन, बात खत्म। सोच के देखिए, सोच के देखिए, ये वेक्टर जो आपने निकाला, आपने इस वेक्टर के डायरेक्ट मैग्नीट्यूड्स आपको दिए गए थे। आ रही है आपको बात समझ में? क्या दिया गया था? क्या दिया गया था? डायरेक्ट मैग्नीट्यूड्स आप लोग को दिए गए थे। 10 न्यूटन पहली बार मारा, फिर 10 न्यूटन पहली बार मारा। इस बात का तुमने ध्यान रखना है कि तुमने पहली बार जो 10 न्यूटन मारा आई कैप में मारा, दूसरी बार जो 5 न्यूटन मारा वो भी आई कैप में मारा।
अब दोनों के डायरेक्शंस देखो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही अलग है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन दे कैन बी डायरेक्टली एडेड विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग। कुछ भी मत सोचो, डायरेक्टली ऐड कर दो, कुछ भी मत सोचो, डायरेक्टली ऐड कर दो। और तुम्हें कैसे पता चला कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है? बोथ द फोर्सेस आर अप्लाइड इन एक्स एक्सिस। देखो आई कैप आई कैप। सचिन सचिन सचिन, क्या बोला मैंने? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? when two vectors are in same direction, बराबर सचिन? आप मुझे पूछ रहे हो कि अगर मैंने एक फोर्स x में लगाया, एक फोर्स y में लगाया, मतलब एक में i कैप लिखा है, एक में j कैप लिखा है, अगर किसी में j कैप लिखा है तो वो फोर्स x में लग रही है क्या? क्या दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये वाला फंडामेंटल आप कब निकालोगे? कब निकालोगे? जब दोनों जे कैप में हो जाए या दोनों आई कैप में हो जाए तो आप ऐसा करोगे। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने ये चीज देखी, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपने ये चीज देखी कि मैंने इस खिल्ले को ठोकने के लिए मैंने दो फोर्सेस लगाई, दोनों की दोनों फोर्सेस मैंने आई कैप में लगाई, काम बढ़िया हो गया, खिल्ला अंदर चले गया। पर किसी को मैं बता सकता हूं, तू एक काम करना, तू ना 10 और 5 मत लगाना, तू एक साथ 15 लगाना एक्स एक्सिस में, तो डायरेक्टली अंदर चले जाएगा। क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया? पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। केस 1 है, केस 2, केस 3 में सब समझाऊंगा आराम से, आराम आराम से हम करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। एक साथ भगा भगा के सब चीज एक साथ मैं पढ़ा नहीं सकता और तुम लोग समझ भी नहीं सकते। केस 1 का पहला एग्जाम्पल सब लोग को समझ में आया तो बढ़िया होगा, फिर मैं आगे और एक एग्जाम्पल देता हूं, और एक एग्जाम्पल देता हूं। ऐसे केस 1 में 1 2 3 4 एग्जाम्पल लेते, केस 1 आपको समझ में आ जाएगा। बोलो हाँ डन है? सब लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा मेरे को, क्या कहती है पब्लिक? डन है? डन है पक्का? आर यू रेडी फॉर वन मोर एग्जाम्पल? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, भूलिए मत भूलिए मत, एग्जाम्पल नंबर 2 अभी भी केस 1 में ही है। केस 1 में क्या है? बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है भाई? ये बक्सा है, अब जो कील है वो ऐसे ठोकनी है, ऐसे अंदर ठोकनी है। तो आपने फिर ऊपर से ऐसे मारा, थाड़ 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 ऊपर से मारा, बराबर है? तो पहले आपने मारा F1 फोर्स, वो थी 2 न्यूटन की। फिर आपने मारा और एक फोर्स F2 वाला, वो था 3 न्यूटन का, और ये जो कील है वो बक्से के अंदर चले गया। फिर कोई उठ के आता है, बता रिजल्टेंट वेक्टर कितना है? हमने लिखा, देखो भाई F1 वेक्टर जो है, ठीक है, जो F1 वेक्टर आप देख रहे हो वो 2j कैप ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या ले रहे हैं? 2j कैप विथ अ माइनस साइन। क्यों? नीचे, नीचे फोर्स लगा रहे हो, दिख रहा है? फोर्स कहां लगा रहे हो? फोर्स कहां लगा रहे हो? नीचे लगा रहे हो। नीचे माइनस जे कैप होगा ना, माइनस वाई एक्सिस में फोर्स लगा रहे हो। अगर मैं खिल्ला नीचे से ऊपर ठोकता है तो वो प्लस वाई एक्सिस होती। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। F2 वेक्टर कितना होगा भाई? -3j कैप न्यूटन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। What will be your resultant vector? -5j कैप न्यूटन। अगर तुमने 5 न्यूटन का फोर्स एक साथ इस खिल्ले पे लगाया नीचे की तरफ, तो एक खिल्ला एक ही टाइम पे बक्से के अंदर चला जाएगा। माइनस जे कैप ये समझाता है कि फोर्स नीचे की तरफ लगानी है, तो माइनस का टेंशन मत लो। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स तुम्हें नीचे की तरफ लगानी है, नेगेटिव वाई एक्सिस में लगानी है। क्लियर? फर्स्ट, सेकेंड, हाँ या ना? और एक एग्जांपल आपके रास्ते में है, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। क्या सब लोगों को बात समझ में आ रही है? अजम किया बेटा, अभी क्या चल रहा है? तुम क्यों टेंशन लेते हो? एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा? क्या मैंने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने अभी चालू किए?
क्या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन अभी सॉल्व, अभी अभी बेसिक चालू है रे बाबा, अभी खाली तुम लोग को स्टार्टिंग सिखा रहा हूं, अभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन धड़ाधड़ आएंगे, तुम्हें समझेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हम हमारा कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। डोंट टेक टेंशन, दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। नाउ वन मोर एग्जांपल, नाउ वन मोर एग्जांपल, और ये है असली एग्जांपल जो हमें खतरनाक वाला करना था। ये तो बेसिक बेसिक के जो एग्जांपल लेता हूं मैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए देता हूं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3, ये है अपना बक्सा। कोई आके बोला मेरे को जो खिला है वो ऐसा 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 खिला जाना चाहिए। पहले खिला कैसा गया, सीधा, फिर खिला कैसा गया, ऐसा। अब वो बोल रहा है आड़ा मारो, आड़ा खिला मारो। तुम्हें पता है खिला आड़ा भी मारते हैं, खिला आड़ा भी मारते हैं, वुडन में खिला आड़ा भी मारते हैं। जब दो लकड़ियों को ज्वाइन करना होता है, जब दो लकड़ियों को ज्वाइन करना होता है तो खिला आड़ा मारते हैं, ठीक है। समझो तुमने एक फोर्स लगाई ऐसी, तुमने एक फोर्स लगाई ऐसी, ठीक है। वो जो तुमने फोर्स लगाई, वो तुमने फोर्स लगाई 2i कैप प्लस 4j कैप की, बराबर F1 की लगाई। फिर तुमने और एक फोर्स लगाई F2 वाली, और वो फोर्स तुमने कैसे लगाई, वो फोर्स लगाई तुमने 3i कैप प्लस 4j कैप की। दिमाग दौड़ना शुरू हो जाना चाहिए, दिमाग दौड़ना शुरू हो जाना चाहिए। तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए कि सर ने पहले के जो दो एग्जाम्पल दिए, तो सर ने हमें डायरेक्टली दोनों फोर्सेस का अल्टीमेट मैग्नीट्यूड दिया था, अल्टीमेट मैग्नीट्यूड। और पहले दोनों एग्जाम्पल में एक ही एक्सिस थी, एक्स वाई। अब सर हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हरदम फोर्स एक्स और वाई में ही लगेगा। हो सकता है तुमने आड़ी फोर्स मारी हो, अगर तुमने फोर्स आड़ी मारी हो तो तुम्हारे पास जो फोर्स का वेक्टर आएगा वो ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा पहला चीज, सेम फिजिकल क्वांटिटी। हाँ डन है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों फोर्स है। दूसरा, सेम डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं एरो मार्क देख के गारंटी ले रहा हूं, ये बंदा भी इधर ही जा रहा है, ये बंदा भी इधर ही जा रहा है। बस बस फर्क क्या है, पहले वाले बंदे का एक्स कंपोनेंट, दूसरे वाले बंदे का एक्स कंपोनेंट, पहले वाले बंदे का वाई हो सकता है अलग अलग है, पर दिखने को तो लग रहा है, पता चल रहा है दोनों के दोनों सेम है। सबसे पहले एक काम करो, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट विल बी 4 प्लस 16, दिस विल बी √20 न्यूटन। दिखा, दिखा, समझ में आया। अभी अभी सिखाया ना, दोनों एक वेक्टर में अगर एक वेक्टर एक्स में भी लग रहा है वाई में भी लग रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अभी अभी सिखाया है। टेंशन नहीं आना चाहिए, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। और तुम्हें पता चला क्या, तुम्हें पता चला क्या, ये √20 पहले के दो एग्जाम्पल्स में मैं तुम्हें डायरेक्टली दे रहा था, ये √20 पहले के दो एग्जाम्पल्स में मैं तुम्हें डायरेक्टली दे रहा था। अब क्या, अब क्या, F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। √ऑफ क्रिश लिख सकते हैं आप, जो बोल रहे हो ना 5√2 भी लिख सकते हैं क्रिश, ठीक है, चलेगा, आपका भी सही है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। कोई मुझे बताएगा 9 प्लस 16 कितना होता है, 9 प्लस 16 आई थिंक 25, मतलब 5। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, √20 कितना हो सकता है, हाउ कैन यू राइट √20? क्या मैं √20 को 4 पॉइंट समथिंग लिख सकता हूं, कैन आई टेक इट एज 4.4 न्यूटन के करीब, है ना। √20 कितना, 4.4 न्यूटन है, √20 बराबर है कि नहीं। ये F2 आ गया 5 न्यूटन, है ना, है ना, है कि नहीं। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने से तुम्हें कौन रोक सकता है,
कोई नहीं रोक सकता तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स निकालने से। आंसर, आंसर, कम ऑन। आ रही है बात, समझ में आ रही है? सूरज क्या बोल रहे हैं? F1 2 इन स्क्वायर रूट 5 आएगा। F1 स्क्वायर इन रूट 5 क्या बोल रहे हो सूरज आप? F1 स्क्वायर रूट 5 आएगा मतलब क्या? टू रूट 5 आएगा ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैंने 5 रूट 2 बोल दिया शायद। 2 रूट 5 आएगा बराबर। हाँ हाँ, सही है सही है सही है, बढ़िया बढ़िया सूरज, बढ़िया 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 बढ़िया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। क्या आपको फीलिंग आ रहा है कि दो वेक्टर्स अगर सेम दिशा में हैं तो उनको ऐड किया जा सकता है? पहले मुझे ये बात बताओ, पहले मुझे ये बात बताओ, क्या सब लोगों को ये बात पता चल रही है? कैसे भी दो वेक्टर हो, कैसे भी दो वेक्टर हो, अगर वो सेम दिशा में है तो क्या हम उन लोग को ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली? हाँ, हम उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। कोई टेंशन लेने वाली बात? पक्का क्लियर है? क्रिश, वो मैंने एक शॉर्टकट लगाया, मैंने बोला आसपास होगा, मतलब रूट 20 का वैल्यू 4.4 के आसपास होगा। वो एक शॉर्टकट है, इन्फिनिटी बैच में सिखाऊंगा रूट कैसे 2 मिनट में निकालते हैं, 2 सेकंड में निकालते हैं एक्चुअली। ठीक है, पर वो उसमें एरर आता है, जो मेरा शॉर्टकट है उसमें 0.2 या 0.3 का एरर आता है, बट एंट्रेंस में काम आ सकता है या थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने का काम आ सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि रूट 20 का वैल्यू 4.4 ही रहेगा, थोड़ा आसपास रहेगा। ठीक है, बट कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है सर, हम पहले आई कैप वाले टर्म को ऐड और जे कैप वाले टर्म को ऐड करके कॉमन आई कैप निकाल सकते हैं और फिर उनको रूट में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। नवदीप कर सकते हैं, कर सकते हैं नवदीप, वो भी कर सकते हैं, वैसा भी अलाउड है, पर उसमें थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। अभी तुम उतने, अभी हमने उतना डिटेल में नहीं सीखा है, अभी हमने उतना डिटेल में नहीं सीखा। अगर तुम लोग वैसा करते हो, नवदीप क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। नवदीप कहते हैं कि सर हम लोग एक काम करते हैं, F1 वेक्टर जो है ना उसको डायरेक्ट F2 वेक्टर के साथ डायरेक्टली ऐड करते हैं। कैसे ऐड करते हैं? नवदीप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ऐसा डायरेक्टली ऐड करो तो आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आई कैप और आई कैप के टर्म को हम ऐड करेंगे। तो आई कैप और आई कैप के टर्म को ऐड किया तो 5 आई कैप आएगा, और 4 को ऐड किया तो 8 जे कैप आएगा। अब देखो आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया है, डायरेक्टली आपने क्या निकाल लिया? रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो अब आप अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो अंडर रूट आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बराबर है। तो 5 का स्क्वायर कितना आता है? 5 का स्क्वायर आता है 25, प्लस 8 का स्क्वायर कितना आता है? 8 8 जा 64। हाउ मच इज 8 64 प्लस 25 क्लास? अरे कम ऑन, 64 प्लस 25, अंडर रूट 89, 84 की 89?